So we'll go ahead with next question. Practice problem number 5. The electric field in a region is given by E bar equal to 5K. अभी पहला printing mistake 5K cap. तो K cap मतलब they are telling you the direction of electric field. By the way, expected है कि अभी आपको I cap, J cap, K cap, minus I cap, minus J cap, minus K cap पता होना चाहिए. What is I J K? I cap, X axis, J cap and K cap is Z axis. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस रीजन में उसका डायरेक्शन क्या है? Z axis. Z axis. और न्यूटन पर कूलम यूनिट दिया हुआ है. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इन द फॉलोइंग केसेस. तो हमारे पास जो एरिया है, अगर आपको याद होगा, पहले तो ये पूछने का, डू यू रिमेंबर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स? The number of electric lines of forces passing through a given area normal to it. अगर मेरे पास एक रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, अगर मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एरिया को रख देता हूँ तो उस गिवन एरिया में से कितने फील्ड लाइंस उस एरिया को परपेंडिकुलर पास होते हैं, वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और बाय डेफिनेशन इट इज ई बार डॉट डी एस बार, ई डी एस कॉस थीटा. बराबर. तो पहले तो ये पता होना चाहिए, डी एस मतलब एरिया. तो तुम डी एस लिखो या तुम ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यू शुड नो इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर. 3 केसेस है, तीनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है और जो एरिया है उसकी वैल्यू सेम है, सिर्फ अभी ओरिएंटेशन चेंज करने वाले हैं. वो पहले केस में बोला है कि स्क्वायर इज अलोंग एक्स वाई प्लेन, तो स्क्वायर हमने एक्स वाई प्लेन में रखा. दूसरे केस में बोला है स्क्वायर इज अलोंग एक्जेड प्लेन, तो जो स्क्वायर है वो एक्जेड प्लेन में है. तीसरा है नॉर्मल टू द स्क्वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद द जेड एक्सिस. तो ठीक है, चलो मैं केस बाय केस ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ. एंड आई विल हैव टू ड्रॉ डायग्राम्स, तो थोड़ा सा डायग्राम्स में से भी समझ में आ जाएगा आपको. सबसे पहले गिवन में क्या है, आपको गिवन में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 5, डायरेक्शन है के कैप, राइट. उसके बाद आपको दिया है एरिया का साइड लेंथ, उसको स्मॉल ए बोल देता हूँ, मतलब स्क्वायर का साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻1 मीटर. 10 × 10⁻2 मतलब 10⁻⁻1 मीटर में. पक्का पक्का, गुड. तो ये आ गया साइड लेंथ. तो व्हाट इज द एरिया? इट इज ए स्क्वायर. ए स्क्वायर मतलब कितना? 10⁻2 मीटर स्क्वायर. ओके, एरिया निकाल लिया मैंने, स्क्वायर का एरिया आ गया ये. अब आपको फाइंड क्या करना है? आपको तीनों केसेस में फ्लक्स फाइंड करना है. तो φ1, φ2 एंड φ3, तो तीनों केसेस में क्या फाइंड करना है? फ्लक्स. अब फ्लक्स का फॉर्मूला तो तुमको पता होना ही चाहिए. तो फॉर्मूला फ्लक्स का क्या होता है, याद है क्या? फ्लक्स इक्वल्स टू ई बार डॉट ए बार, और ई बार डॉट ए बार मतलब क्या होता है? ई ए कॉस थीटा. क्या होता है? ई ए कॉस थीटा. श्योर, ये फॉर्मूला पता है? गुड. तो पहला केस, अभी केस बाय केस को सॉल्व करेंगे. केस नंबर 1, केस 1, आपको डायरेक्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का के कैप. तो एक काम करेंगे, इसको जेड एक्सिस बोल देता हूँ, ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे वाई एक्सिस है. दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस. यहाँ पे यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज पॉइंटिंग अलोंग द जेड एक्सिस, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है. क्वेश्चन ने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 5K कैप अलोंग जेड. पक्का. थोड़ा सा भी अगर तुम्हारा ध्यान हटा तो फिर यू मे एंड अप हैविंग रॉन्ग आंसर्स. तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस, के कैप मतलब जेड एक्सिस. और जो पहला केस था उसमें जो एरिया है, मतलब जो स्क्वायर है, वो कौन से प्लेन में है? एक्स. अब थोड़ा और ध्यान दो, यही डायग्राम मैं फॉलो कर रहा हूँ. ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और बाहर की तरफ कौन आ रहा है? वाई एक्सिस. बराबर. पक्का. ये कौन सा एक्सिस है? एक्स. ये कौन है? वाई. तो ये एक्स वाई प्लेन है. कौन सा प्लेन है? एक्स वाई. ये कौन सा एक्सिस था? ये कौन सा था? तो ये एक्स जेड प्लेन है. कौन सा प्लेन है? ये कौन सा एक्सिस है? ये कौन है? तो ये कौन सा प्लेन है? वाई जेड. तो हमको पहले केस में क्या बोला है? कहाँ पे है? एक्स वाई प्लेन. कहाँ पे है? एक्स वाई. और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? जेड. मतलब बेसिकली एरिया को परपेंडिकुलर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यू हैव टू इमेजिन दिस. तो पहले केस में आपको जो स्क्वायर दिया है, स्क्वायर
अभी वो स्क्वायर दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा स्क्वायर? क्योंकि मैं 3 डायमेंशनल डायग्राम 2 डायमेंशन पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो फिर वो एग्जैक्ट तो नहीं ड्रॉ कर सकते। 3D को 2D में ड्रॉ करना इज नॉट वेरी इजी। तो ये ऐसा आ गया। तो दिस इज स्क्वायर। एंड डू यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर, हम एरिया का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? किसी भी एरिया का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? किसी भी एरिया का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर। मैंने 3 बार बोल दिया, किसी भी एरिया का डायरेक्शन उसी एरिया पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके निकालते हैं। तो ये जो एरिया है इसी पे क्या ड्रॉ कर दूंगा? परपेंडिकुलर। और ये एक्स वाई प्लेन में था, तो ये किसका डायरेक्शन हो गया? ए बार। अब जरा डायग्राम देख के बताओ मुझे, इस केस में ई बार और ए बार में एंगल कितना बनने वाला है? 0, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। तो अगर cos 0, तो फिर cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो फ्लक्स इन द फर्स्ट केस क्या होगा? ई ए, क्योंकि cos थीटा वो तो 1 कर देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया? 10⁻²। तो 10⁻² हो गया। और अगर आपको याद होगा फ्लक्स था वोल्ट मीटर में, याद है क्या? वोल्ट मीटर। तो फाइंड 10⁻² वोल्ट मीटर। पहला आंसर आ गया। गुड। दूसरा केस, केस 2, केस 3। पहले अभी केस 2 सॉल्व कर लेते हैं, फिर जाते हैं केस 3 पे। केस 2, केस 2 में फिर वही ये एक्स एक्सिस, देन यू हैव दिस एज वाई एक्सिस एंड दिस एज जेड एक्सिस। तो ये एक्स, ये वाई और ये जेड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अभी भी ऐसा ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड हर केस में सेम डायरेक्शन है। दूसरे केस में जो स्क्वायर है इज अलोंग विच प्लेन? एक्स जेड। एक्स जेड विच इज दिस एक्सिस, दिस इज, तो इस प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में मतलब बेसिकली ऐसा आएगा वो। वेरी गुड। तो वैसे तो दिख भी रहा है कि इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसको पैरेलल है? एरिया को। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया में से परपेंडिकुलर पास होने ही नहीं वाले, क्योंकि देखो एरिया, एरिया इज लाइक दिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या है? पैरेलल है। अगर इसको तुम अलग तरीके से समझना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। एरिया का डायरेक्शन कैसे निकालते हो? परपेंडिकुलर। तो इस पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये आ गया परपेंडिकुलर। वो आया अलोंग विच एक्सिस? वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। तो ये एंगल कितना बना? 90। कितना बना? 90। तो जो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में इस केस में एंगल है वो कितना है? 90। और फ्लक्स क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। व्हाट इज कॉस 90? 0। तो ई ए कॉस 90। तो सेकेंड केस में फ्लक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? आनी चाहिए 0। तो क्या दिया है? 0। तीसरा केस, केस 3। केस नंबर 3, फिर वही सब, वही z एक्सिस, वही x एक्सिस, वही y एक्सिस। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, और फिर वही इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग z एक्सिस। तीसरे केस में द नॉर्मल टू द स्क्वायर, तो जो स्क्वायर है उस पर जो मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, वो 45 का एंगल बना रहा है। किसके साथ? विद द जेड एक्सिस। ओके, तो एक काम करते हैं, स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्क्वायर है, स्क्वायर, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि वो स्क्वायर दिखने नहीं वाला, तुमको लग रहा होगा मतलब 3D को मैं 2D में ड्रॉ करूंगा तो इट्स नॉट अगेन वेरी इजी। वैसा है, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ समथिंग लाइक दैट। एक स्क्वायर ड्रॉ कर देते हैं। अब इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ। तो यहाँ पे कर दिया नॉर्मल ड्रॉ, ये हो गया नॉर्मल। तो ये आ गया ए बार, और इन दोनों में एंगल कितना है? 45। कितना है? 45। तो इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी है? 45। व्हाट इज कॉस थीटा? 1/√2।
क्योंकि cos ऑफ 45 कितना होगा 1/√2, तो 1/√2। तो यहाँ पे जो फ्लक्स फाइंड करोगे थर्ड केस में क्या आएगा वो ई ए कॉस थीटा। लेकिन तुमको याद है क्या, तुमने ये ई है तो अभी फाइंड किया, हाँ क्या ये 5 इंटू 10⁻⁻² हो रहा है, कितना है, तो आंसर यहाँ तो 5/√2 होगा। अगर 5/√2 के टर्म में नहीं दिया होगा तो 0.35 होगा। हाँ क्यों, क्योंकि 1/√2 0.7071 होता है ना, तो 0.7071 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 3.5, तो 3.5 इंटू 10⁻², तो 3.5 इंटू 10⁻², कि -3 ना, -3 आएगा ना कि -2 आएगा, -2। इट डिपेंड्स ऑन तुम 3.5 लिख रहे हो कि क्या लिख रहे हो, उसके हिसाब से पावर एडजस्ट कर लेना। तो इट इज 3.5 इंटू 10⁻² वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इनका बाकी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 7, 6 हो गया ना, ये 6 हो गया, ये 5th था, ये 1 था 7, वेयर डिड द 6th वन गो। तो चलो अगला क्वेश्चन, 3 equal charges of 10 into 10⁻⁸ coulomb respectively, each located at the corners of a right triangle whose sides are 15 centimeter, 20 centimeter and 25 centimeter respectively. Find the force exerted on the charge located at 90 degree angle. अगेन सिंपल क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देख लो, कितने चार्जेस है 3, कैसे है इक्वल, तो 3 इक्वल चार्जेस, तीनों की वैल्यू दी है 10⁻⁷ कूलम, 10 into 10⁻⁸, other 10⁻⁷ coulomb. Each located at the corners of a right triangle whose sides are 15, 20 and 25 centimeter respectively. Find the force exerted on the charge located at 90 degree angle. तो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ and then we will solve this question. तो हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, तो we have a right triangle. We have a right triangle, just a minute, yeah. So we have a right triangle. This is what you have, it's a right triangle है। एक काम करते हैं, कुछ वर्टाइसेस कुछ नाम दे देते हैं। लेट अस से दिस इज A vertex, दिस इज B vertex, दिस इज C vertex। अब ऑफ कोर्स ये सबसे छोटा साइड है, तो ये 15 सेंटीमीटर है। उसके बाद ये 20 सेंटीमीटर है क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, तो ये 25 सेंटीमीटर है। अभी ये तो तुमको पता है ही। देन यू हैव 3 चार्जेस लोकेटेड एट A, B and C। A, B and C, और इन तीनों पे चार्जेस की वैल्यू सेम है, तो मैं साथ साथ में गिवन भी लिख देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा यू हैव चार्ज एट A, चार्ज एट B, charge at C all equal to Q, which is equal to 10⁻⁷। 10 into 10⁻⁷, 10⁻⁷ कूलम है वो, तो ठीक है। 10 into 10⁻⁸, which is 10⁻⁷। अगर क्लियर, क्या पूछे आपको, पूछा व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज विच इज एट राइट एंगल। कौन है राइट एंगल में, बी। तो तुमको पूछा है व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन चार्ज एट बी। तो बी पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, ए और सी, और क्योंकि ये सारे चार्जेस सेम टाइप के हैं तो बी पे जो सी फोर्स लगाएगा रिपल्सिव होगा, मतलब सी टू बी होगा, क्योंकि बी को सी अपने से दूर पुश करेगा, क्योंकि दोनों सेम टाइप के चार्जेस हैं। बी को ए बी कौन सा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, ए टू बी। तो देखो ये बी पे जो ए फोर्स लगा रहा है ना वो ये है, तो दिस इज दैट फोर्स, दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। सिमिलरली
बी को जो सी फोर्स लगा रहा है वो भी रिपल्सिव है, तो वो ये डायरेक्शन हो गया फोर्स का। सो दिस इज फोर्स ऑन बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। पक्का पक्का। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो डू यू रिमेम्बर, अगर मेरे पास दो फोर्सेस परपेंडिकुलर हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन? ऐसा भूल के कैसे चलेगा? ये कौन है? ये है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। और ये कौन है? ये फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। So you have two vectors which are perpendicular to each other. What will be the resultant of these two vectors? Along the diagonal तो ठीक है, लेकिन मुझे फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला। ये आगे रिजल्टेंट फोर्स ऑन बी। व्हाट इज फोर्स ऑन बी का फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए स्क्वायर प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी इनटू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे तो कॉस ऑफ 90, क्योंकि ये दोनों में एंगल कितना है, तो तीसरा टर्म लिखने की जरूरत नहीं थी हमको। तो वो जीरो होने वाली है। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन बी? इट इज अंडर रूट ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए स्क्वायर प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी स्क्वायर। पक्का पक्का? श्योर श्योर। देन अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम निकाल लेंगे व्हाट इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज ऑन बी, चार्ज ऑन ए अपॉन डिस्टेंस बिटवीन बी ए का स्क्वायर। और हमको दिख रहा है, हमको यहाँ से दिख रहा है बी और ए में डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और हमको ये भी दिख रहा है कि बी और सी में डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 इंटू 10⁻2 मीटर। तो दिस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बट क्यू बी क्यू ए दैट इज क्यू स्क्वायर। मुझे पता है वैल्यू, उसी वैल्यू पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम। नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं आर बी ए का स्क्वायर। हाउ मच इज दिस वैल्यू? 10⁻9। क्यू की वैल्यू 10⁻7 थी, उसकी स्क्वायर कितनी हो गई? -14। डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए कितना था? 15 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर, तो 9 इंटू 10⁻5 और ये नीचे आ गया 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। 625 किसने बोला? 225 इंटू कितना? 10⁻4। पक्का? श्योर। अभी वापस थोड़ा कैलकुलेशन को सिंपल करना जरूरी है, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इश्यूज। यहाँ तक क्लियर है क्या? एक बार चेक कर लो। -5 -4, ठीक, क्योंकि वो -7 था तो उसका स्क्वायर। ओके गुड। अब एक चीज याद रखना, जैसे ही तुमको ऊपर 9 दिखा, नीचे 225 दिखा, तो मैंने इसको लिख दिया 900/225। वैसे ये 10⁻5 था, ये -4 तो कितना बचा था? -1। और मैंने 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, तो कितना करना पड़ेगा? -3। कितना करना पड़ेगा? -3 एडजस्टमेंट। ये क्यों किया पता है? क्योंकि 225 इंटू 2 450 इंटू 2 900, मतलब 1/4। तो ये आ गया आपका फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए आ गया 4 इंटू 10⁻3 न्यूटन। सिमिलरली अभी फाइंड करो व्हाट इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बी क्यू सी अपॉन आर बी सी का स्क्वायर। ये आ गया 9 इंटू 10⁻9, ये था क्यू स्क्वायर, वो कितना है? 10⁻14 अपॉन ये कितना आया? 20 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर, मतलब ये 10⁻5 10⁻4 वो तो वैसे रहने वाला है वो। तो ये आपको मिलेगा 9/400, क्योंकि 20 का स्क्वायर है ना। और वो 10⁻1 हो गया ना टोटल, क्योंकि 10⁻5 और 10⁻4 हो गया। गुड गुड। तो एक काम करो, ये 2 जीरो को ऊपर ले जाओ, कितना हो गया? -3। तो इधर क्या बचा? 9/4। पता है कितना है? 2.25।
अभी जो देखा तुमने, अभी हमने देखा 900 बाई 225 इज 4, बराबर। श्योर। तो ये कितना होगा? 2.25। हाँ कि ना? अरे यस और नो? नहीं तो 4 टू ज़ा 8, 4 इंटू 0.25 इज 1, 8 और 1 9, तो 2 और 0.25 2.25, तो यहाँ गया 2.25 into 10 raised to minus 3 Newton. So therefore the resultant force on B is under root of force on B due to A का square plus force on B due to C का square. Force on B due to A कितना था? 4 into 10 raised to minus 3 प्लस ये कितना है? 2.25 into 10 raised to माइनस 3 का माइनस 2 का सॉरी माइनस 3 का स्क्वायर। गुड। ये 10 raised to माइनस 3 का स्क्वायर है, वो दोनों में से क्या आएगा? कॉमन। वो कॉमन आके रूट के बाहर गया। 10 raised to माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर कॉमन निकला और रूट के बाहर गया। 10 raised to माइनस 3, क्योंकि 10 raised to माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 6 कॉमन निकला, रूट की वजह से क्या हो गया? माइनस 3 हो गया, तो 10 raised to माइनस 3 हो गया। और ये 16 है क्योंकि 4 का स्क्वायर है, और ये 2.25 का स्क्वायर है। ऐसा नहीं करते, पॉइंट भूलो। 225 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25, आखिरी में लिखिए 25। 22 उसका अगर नंबर 23। व्हाट इज 22 इंटू 23? 23 इंटू 22 कैसे करते हो? पहले 23 इंटू 10 कर लो 230, फिर और 10 कर लो 460, मतलब ये 23 इंटू 20 हो गया, उसमें 46 ऐड करो। कितना हो गया? 506। तो 50625, तो 5.0625 कितना? 5.0625, ये आने वाला है 2.25 का स्क्वायर। 2.25 का स्क्वायर 5.0625, 5.0625। ये तो ऐसे ही खत्म हो गया आंसर। हाउ मच इज दिस? कितना है ये? 21। हाँ, आपको पता है कि 4.5 का स्क्वायर कितना होता है? पता है? पता है? 20.25। तो ये 4.5 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आना चाहिए। 4.59। तो ये आगे आपको इसमें 16 ऐड कर दिए और इसका रूट ले लिए 4.589, उसको राउंड ऑफ किया तो 4.59 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 न्यूटन। अगला क्वेश्चन। क्विक 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 क्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A potential difference of 5000 volt is applied between two parallel plates 5 cm apart. A small oil drop having a charge of 9.6 into 10 raised to minus 19 coulomb falls between the plates. Find electric field intensity between the plates and the force on the oil drop. सिंपल क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लो। और अगेन ये जो क्वेश्चन है इसका जो थ्योरी है वो आपको इस चैप्टर में हुआ ही नहीं कवर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 में है, लेकिन ठीक है, सिंपल है तो हम लोग कर लेंगे सॉल्व। इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। लास्ट बेंच, लास्ट बेंच, लास्ट बेंच, आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ जल्दी। A potential difference of 5000 volts is applied between two parallel plates. तो हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स है। वी हैव टू पैरेलल प्लेट्स, दिस इज वन प्लेट एंड द अदर प्लेट। इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के अक्रॉस हमने 5000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। अभी 5000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का मतलब होता है दोनों में से एक प्लेट नेगेटिव है और एक प्लेट पॉजिटिव है। तो जब आप चार्जेस को सेपरेट करते हो तब जाके वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 5000 वोल्ट। तो आपको गिवन पैरामीटर में ये भी बता दिया कि जो दो प्लेट्स थे इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 5000 वोल्ट का है। गुड। और ये दोनों प्लेट का जो सेपरेशन है, सेपरेशन इसको मैं डिनोट करूंगा डी से।
So the separation between the two plates is how much? 5 centimeter. 5 centimeter मतलब 5 into 10 raised to minus 2 meter. Good. Then a small oil drop having a charge of 9.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. A small oil drop, यहाँ पे एक small oil drop है जिसपे तुमको चार्ज दिया हुआ है. तो दे आर टेलिंग यू कि इस ऑयल ड्रॉप पे चार्ज है 9.6 into 10 raised to minus 19 coulomb falls between the two plates. तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक ऑयल ड्रॉप गिरा. और इस ऑयल ड्रॉप पे फोर्स कितना ये भी पूछा है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है बिटवीन द टू प्लेट्स. तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स. तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी between the plates. And number two, the force on the oil drop. Force on the oil drop. Very good. तो आई एक्सपेक्ट कि क्वेश्चन समझा है सबको. समझा क्वेश्चन? तो प्लेट्स है, पोटेंशियल डिफरेंस है 5000 वोल्ट का, और उन दोनों प्लेट्स में यहाँ पे ध्यान दो आप, उन दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर का. बराबर. आपको पूछा नंबर 1 व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स. नंबर 2, अगर इन दो प्लेट्स के बीच में एक ऑयल ड्रॉप गिर गया तो उसके ऊपर फोर्स कितना एक्ट होगा, प्रोवाइडेड द चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप इज 9.6 into 10 raised to minus 19. अगर आपको याद होगा मैंने आपको एक स्पार्क प्लग का क्वेश्चन बताया था. स्पार्क प्लग बताया था मैंने आपको, हमने किया है सॉल्व. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? V by D. इलेक्ट्रिक फील्ड इज V by D. तो V पता है, D पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा. व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E? ये भी बताया था जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था. तब मैं बार बार बोल रहा था कि इतना ज़्यादा थ्योरी बता रहा हूँ, आगे काम में आएगा. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड? याद है क्या? Q into E याद है? नहीं याद. पहली बार जब बताया था तब बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज. दूसरी बार जब बताया था तब एक डाइपोल को हमने एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा था और डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, प्लस और माइनस. तो प्लस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्यू ही था और जो माइनस पे लग रहा है वो माइनस क्यू ही था. तो फोर्स क्या होता है? क्यू ही. फॉर्मूलाज तो याद रखने पड़ेंगे ना, नहीं तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे. इजी सी क्वेश्चन है. ये कितना है? 5000 और डी कितना है? 5 into 10 raised to minus 2. 5000 का 5 is 1000 मतलब 10 raised to 3 और ये दो ऊपर गए तो 10 raised to 5. तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 raised to 5 दी होगी. वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम में दी है क्या? 10 raised to 5. नंबर 2, फोर्स ऑन द चार्ज इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. चार्ज की वैल्यू कितनी है? 9.6 into 10 raised to कितना? minus 19. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 10 raised to 5. तो कितना हो गया? 9.6 into 10 raised to minus 14 न्यूटन. है ना? न्यूटन नहीं दिया वहां पे, क्या दिया है? कूलम. फोर्स कभी कूलम में होता है क्या? नहीं. तो किसमें होता है? किसमें होता है? हाँ, तो वहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो न्यूटन होना चाहिए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन, so what is the force acting on any charge in an external electric field? What is the formula of force acting on a charge in an electric field? Q into E. What is electric field in terms of force and charge? Force upon charge. What is the formula of electric field for a single point charge at distance r? 1 upon 4 pi epsilon 0 q by r square. Very good. Done. Next question. The last question of this chapter of your textbook, of course. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. Calculate the electric field due to a charge of minus 8 into 10 raised to minus 8 coulomb at a distance of 5 centimeter from it. तो आपको गिवन पैरामीटर में Q की वैल्यू दी है minus 8 into 10 raised to minus 8 coulomb. और आपको डिस्टेंस बता दिया 5 सेंटीमीटर मतलब 5 into 10 raised to minus 2 मीटर. आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड. मैंने इसी के लिए अभी आपसे पूछा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r. 1 upon 4 pi epsilon 0 q by r square. तो सिंपल. तो E इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon 0 q by r square.
1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यू है -8 × 10⁻⁸। डिस्टेंस कितना है 5 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। 9 8 जा 72 -72 × 10⁻1 क्योंकि ये 9 और ये -8 अपॉन 5 स्क्वायर कितना 25 कितना 25 ये 10⁻2 का स्क्वायर कितना -4 ऊपर गया तो 10⁻+4 कितना +4 अरे ये 10 है हाँ ये -4 है हाँ ऊपर गया तो +4 होगा ना हाँ तो मैं +4 को ऐसे लिखने वाला हूँ 100 × 100 क्यों 1 जा 4 जा 1 जा 4 जा 72 4 जा is 288 72 का डबल 144 का डबल 288 -288 इंटू कितना 10⁻3 कितना 10⁻3 10⁻3 इधर पॉइंट लगाया तो 10⁻5 बराबर क्या क्या दिया आंसर न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर नहीं 1 पॉइंट नहीं आएगा 1 पॉइंट नहीं आएगा तो बराबर है 2.88 इंटू 10 पावर बताओ मुझे फिर भी पावर चेक कर लो सही है नहीं बराबर है 9 और -8 10 बराबर है 5 का स्क्वायर 25 10⁻2 का स्क्वायर -4 ऊपर आके +4 मतलब 100 × 100 1 एंड 4 का ये 3 जीरो और 72 का डबल 288 तो 288 × 10⁻3 तो 2.88 × 10⁻5 so that is the correct answer with a negative sign